18 अप्रैल 1912 की रात अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में तेज बारिश हो रही थी। सड़कों पर हजारों लोग खड़े थे। करीब 40,000 लोग बंदरगाह की तरफ टकटकी लगाए देख रहे थे। हर किसी के चेहरे पर बेचैनी थी, आंखों में डर था और दिलों में एक ही सवाल था, आखिर उस जहाज पर क्या हुआ होगा। ये कोई आम रात नहीं थी, ये वह रात थी जब पूरा न्यूयॉर्क शहर दर्द और मातम में डूबने वाला था। लोग जिस जहाज का इंतजार कर रहे थे उसका नाम था कारपेथिया। 3 दिन पहले तक यह जहाज सिर्फ एक साधारण यात्री जहाज था, लेकिन अब यह उम्मीद और त्रासदी का प्रतीक बन चुका था। कारपेथिया अपने साथ उन लोगों को लेकर लौट रहा था जो इतिहास की सबसे भयानक समुद्री घटना में से बच कर आए थे। उनकी आंखों में दहशत थी, उनके चेहरों पर वह डर साफ दिखाई दे रहा था जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों के सामने दुनिया के सबसे भव्य और सबसे सुरक्षित माने जाने वाले जहाज को समुद्र में डूबते हुए देखा था। वह जहाज था RMS टाइटैनिक, एक ऐसा जहाज जिसे दुनिया अनसिंकेबल यानी कभी ना डूबने वाला जहाज कहती थी। लेकिन 15 अप्रैल 1912 की उस काली रात में अटलांटिक महासागर ने साबित कर दिया कि प्रकृति के सामने इंसान की सबसे बड़ी ताकत भी छोटी पड़ सकती है। 20वीं सदी की शुरुआत का समय था। दुनिया तेजी से बदल रही थी, औद्योगिक क्रांति अपने चरम पे थी। यूरोप और अमेरिका के बीच समुद्री यात्रा तेजी से बढ़ रही थी, बड़े बड़े जहाज बनाए जा रहे थे और कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा चल रही थी कि कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे शानदार जहाज बनाएगा। इसी प्रतिस्पर्धा में एक नाम सबसे आगे था, व्हाइट स्टार लाइन कंपनी। कंपनी चाहती थी कि वह ऐसा जहाज बनाए जो दुनिया ने पहले कभी ना देखा हो, ऐसा जहाज जो सिर्फ यात्रा का साधन ना हो बल्कि एक चलता फिरता महल हो। इसी सोच से जन्म हुआ टाइटैनिक का। 1909 में बेलफास्ट आयरलैंड के विशाल शिपयार्ड में इस जहाज का निर्माण शुरू हुआ। हजारों मजदूर दिन रात काम कर रहे थे। लोहे की भारी प्लेट्स, विशाल इंजन और सैकड़ों टन स्टील का इस्तेमाल करके धीरे धीरे ये जहाज आकार लेने लगा। करीब 3 साल की मेहनत के बाद दुनिया के सामने वह जहाज तैयार हुआ जिसने लोगों की कल्पनाओं को पीछे छोड़ दिया। टाइटैनिक लगभग 269 मीटर लंबा था। इसकी ऊंचाई 8 मंजिला इमारत से भी ज़्यादा थी। इसका वजन इतना भारी था कि इसे देखकर लोग दंग रह जाते थे। उस समय यह दुनिया का सबसे बड़ा यात्री जहाज था। लेकिन टाइटैनिक सिर्फ आकार में बड़ा नहीं था, उसकी असली पहचान उसकी सुंदर सुविधाएं थी। जहाज के अंदर बड़े बड़े डाइनिंग हॉल थे, आलीशान कमरे थे, फर्स्ट क्लास यात्रियों के लिए ऐसे सूट बनाए गए थे जो किसी 5 सितारा होटल से कम नहीं थे। जहाज में स्विमिंग पूल, जिम, लाइब्रेरी, टर्की बाथ, कैफे और कई रेस्टोरेंट मौजूद थे। पहली बार समुद्र में यात्रा करना लोगों के लिए किसी सपने जैसा अनुभव बनने वाला था। टाइटैनिक को सिर्फ शानदार ही नहीं बल्कि बेहद सुरक्षित भी बताया गया। कंपनी दावा करती थी कि यह जहाज कभी नहीं डूब सकता। इस जहाज में डबल बॉटम हल लगाया गया था। जहाज का भारी ढांचा बेहद मजबूत स्टील से बनाया गया था। इसके अलावा जहाज के निचले हिस्से को 16 वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स में बांटा गया था। कंपनी का दावा था कि अगर जहाज के 4 कंपार्टमेंट में भी पानी भर जाए तब भी जहाज सुरक्षित रहेगा। यही वजह थी अखबारों ने इसे अनसिंकेबल कहना शुरू कर दिया। लोगों को लगने लगा कि अब समुद्री यात्रा पूरी तरह सुरक्षित हो चुकी। 10 अप्रैल 1912 ब्रिटेन के साउथहैम्पटन बंदरगाह पर लोगों की भारी भीड़ जमा थी। हर कोई टाइटैनिक को अपनी आंखों से देखना चाहता था। कुछ लोग सिर्फ इसकी भव्यता देखने आए थे, जबकि कुछ लोग उस ऐतिहासिक यात्रा का हिस्सा बनने वाले थे। टाइटैनिक न्यूयॉर्क के लिए अपनी पहली यात्रा पर निकलने वाला था। जहाज पर दुनिया के अमीर और मशहूर लोग मौजूद थे। उद्योगपति, बिजनेसमैन, कलाकार और कई प्रवासी भी इस जहाज में सवार थे। कुछ लोग अमेरिका में नई जिंदगी शुरू करने का सपना लेकर जा रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि यह यात्रा उनकी आखिरी यात्रा साबित होगी। जहाज के कप्तान थे एडवर्ड जॉन स्मिथ। वह बहुत अनुभवी कप्तान थे और यह उनकी आखिरी यात्रा मानी जाती थी। इसके बाद वह रिटायर होने वाले थे। जहाज पर कुल मिलाकर करीब 2200 लोग मौजूद थे। टाइटैनिक को तैयार हुए बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ था। इसके सभी सुरक्षा परीक्षण पूरी तरह जांच नहीं हुए थे, लेकिन व्हाइट स्टार लाइन कंपनी जल्द से जल्द इसे सेवा में उतारना चाहती थी। कंपनी की दूसरी जहाज ओलंपिक खराब हो चुकी थी और उसे मरम्मत के लिए रोकना पड़ा था। इस वजह से कंपनी को आर्थिक नुकसान हो रहा था, इसीलिए उन्होंने टाइटैनिक को जल्दी लॉन्च करने का फैसला किया। यहीं से गलतियों की शुरुआत हुई। कुछ अनुभवी क्रू मेंबर्स को दूसरे जहाज से लाकर टाइटैनिक में लगाया गया। इसी दौरान एक अधिकारी डेविड ब्लेयर गलती से एक लॉकर की चाबी अपने साथ ले गया। दुर्भाग्य से जहाज की दूरबीन उसी लॉकर में बंद थी।
ये छोटी सी गलती आगे चलकर बेहद खतरनाक साबित होने वाली थी। 10 अप्रैल को टाइटैनिक बंदरगाह से रवाना हुआ। हजारों लोग उसे जाते हुए देख रहे थे। जहाज धीरे धीरे समुद्र की ओर बढ़ने लगा। लोगों को यकीन था कि वे इतिहास बनते हुए देख रहे हैं। शुरुआती कुछ दिन बेहद शानदार रहे। यात्री जहाज की भव्यता देखकर हैरान थे। फर्स्ट क्लास में शानदार डिनर पार्टी चल रही थी, संगीत बज रहा था, लोग नाच रहे थे। दूसरी और तीसरी श्रेणी के यात्री भी बहुत खुश थे क्योंकि उनके लिए भी यह जहाज किसी सपने जैसा था। लेकिन समुद्र के उस शांत माहौल में एक खतरा छुपा हुआ था। अप्रैल का महीना था। उस समय उत्तरी अटलांटिक महासागर में बड़ी संख्या में आइसबर्ग मौजूद थे। ये विशाल बर्फीले पहाड़ ग्रीनलैंड के ग्लेशियरों से टूटकर समुद्र में आ जाते थे। कप्तान स्मिथ इस खतरे को जानते थे, इसीलिए उन्होंने थोड़ा दक्षिणी रास्ता चुना, लेकिन खतरा फिर भी बना हुआ था। यात्रा के दौरान टाइटैनिक को कई जहाज़ों से चेतावनी मिली थी, लेकिन इन संदेशों में बताया गया कि आगे के रास्ते में आइसबर्ग मौजूद है, लेकिन जहाज की गति कम नहीं की गई। कंपनी चाहती थी कि टाइटैनिक रिकॉर्ड समय में न्यूयॉर्क पहुंचे। ये सिर्फ एक यात्रा नहीं थी, बल्कि कंपनी की प्रतिष्ठा का सवाल बन चुका था। 14 अप्रैल की रात बेहद ठंडी थी। समुद्र शांत था, आसमान में चांद नहीं था। यही वजह थी कि आइसबर्ग को देख पाना और भी मुश्किल हो गया था। जहाज अपनी पूरी गति से आगे बढ़ रहा था। क्रोज नेस्ट में फ्रेडरिक फ्लीट और रेजिनॉल्ड ली पैरा दे रहे थे। उनके पास दूरबीन नहीं थी, उन्हें सिर्फ अपनी आंखों के भरोसे समुद्र में खतरे तलाशने थे। रात 11:40 पर अचानक फ्रेडरिक फ्लीट को सामने एक विशाल काली आकृति दिखाई दी। वह चिल्लाया, आइसबर्ग सीधे सामने। उसने तुरंत चेतावनी घंटी बजाई। ब्रिज पर संदेश भेजा गया। फर्स्ट ऑफिसर विलियम ने तुरंत जहाज को मोड़ने और इंजन रिवर्स करने का आदेश दिया, लेकिन जहाज बहुत बड़ा था और गति बहुत ज्यादा थी। कुछ ही सेकंड बाद टाइटैनिक का दाहिना हिस्सा आइसबर्ग से टकरा गया। झटका ज्यादा बड़ा नहीं लगा। कई यात्रियों को तो समझ भी नहीं आया कि हुआ क्या, लेकिन जहाज के निचले हिस्से में तबाही शुरू हो चुकी थी। आइसबर्ग से टकराने के कारण जहाज की प्लेट्स खुल गई और 6 कंपार्टमेंट्स में पानी भरने लगा। कप्तान स्मिथ ने जब नुकसान देखा तो उनके चेहरे का रंग उड़ गया। उन्हें समझ आ गया था कि टाइटैनिक अब बच नहीं सकता। रात 12 बजे के आसपास डिस्ट्रेस सिग्नल भेजे गए। वायरलेस ऑपरेटर जैक फिलिप्स लगातार संदेश भेज रहे थे। करीब मौजूदा जहाज SS कैलिफोर्नियन ने पहले आइसबर्ग की चेतावनी भेजी थी, लेकिन अब उसका रेडियो बंद था, इसीलिए उसे टाइटैनिक की पुकार सुनाई नहीं दी। सौभाग्य से कारपेथिया जहाज ने डिस्ट्रेस सिग्नल पकड़ लिया। उसने तुरंत मदद के लिए यात्रा शुरू कर दी, लेकिन वह 100 किलोमीटर से ज़्यादा दूर था। उधर टाइटैनिक में धीरे धीरे अफरा तफरी फैलने लगी। लाइफ बोट्स कम थी। जहाज पर पूरे मौजूद लोगों की तुलना में आधे लोगों को भी बचाने के लिए पर्याप्त नावें नहीं थी। शुरुआत में लोग खतरे को समझ नहीं पाए। कई यात्री जहाज छोड़ने को तैयार नहीं थे क्योंकि उन्हें लगता था कि टाइटैनिक कभी डूब नहीं सकता। लेकिन धीरे धीरे जहाज आगे की ओर झुकने लगा। अब लोगों को सच समझ आने लगा। महिलाएं और बच्चे पहले जाएंगे, ये आदेश दिया गया। कई पुरुष अपने परिवारों को आखिरी बार गले लगा रहे थे। कुछ लोग अपनी पत्नी और बच्चों को लाइफ बोट्स में बैठाकर खुद पीछे हट गए। कुछ लाइफ बोट्स आधी खाली उतार दी गई क्योंकि अधिकारियों को डर था कि कहीं ज्यादा वजन से नाव टूट ना जाए। इधर तीसरी श्रेणी के यात्रियों तक सही जानकारी देर से पहुंची। कई लोग जहाज के निचले हिस्सों में फंस गए। जहाज का ऑर्केस्ट्रा लगातार संगीत बजा रहा था ताकि लोगों में घबराहट कम हो, लेकिन समुद्र की ठंडी हवाओं के बीच मौत करीब आती जा रही थी। रात 2 बजे तक टाइटैनिक का अगला हिस्सा पूरी तरह पानी में डूब चुका था। जहाज का पिछला हिस्सा हवा में उठ गया। जहाज के अंदर बिजली चली गई। चारों तरफ अंधेरा छा गया था। लोगों की चीखें अटलांटिक महासागर में गूंज रही थी। कुछ ही क्षणों बाद जबरदस्त दबाव के कारण जहाज 2 हिस्सों में टूट गया। रात 2:20 पर टाइटैनिक समुद्र की गहराइयों में समा गया। हजारों लोग बर्फ जैसे ठंडे पानी में गिर पड़े। पानी का तापमान 2 डिग्री सेल्सियस था। इतनी ठंड में इंसान कुछ ही मिनटों तक जिंदा रह सकता है। चारों ओर मदद के लिए चीखें सुनाई दे रही थी, लेकिन बचाने वाला कोई नहीं था। करीब 2 घंटे बाद कारपेथिया घटनास्थल पर पहुंचा। तब तक बहुत देर हो चुकी थी। समुद्र में सिर्फ कुछ लाइफ बोट्स और तैरती हुई लाशें दिखाई दे रही थी। कारपेथिया ने बचे हुए लोगों को बचाया। कुल 706 लोग जिंदा बच पाए। बाकी 1500 से ज़्यादा लोग हमेशा के लिए समुद्र में समा चुके थे। 18 अप्रैल 1912 को कारपेथिया न्यूयॉर्क पहुंचा। बंदरगाह पर हजारों लोग इंतजार कर रहे थे। कई लोग अपने परिवार वालों को ढूंढ रहे थे। कुछ को अपने प्रियजनों की झलक मिल गई, जबकि कुछ लोग हमेशा के लिए बिछड़ चुके थे। पूरा शहर मातम में डूब गया था। अखबारों की सुर्खियों में सिर्फ एक टाइटैनिक था। दुनिया हैरान थी, आखिरकार कभी ना डूबने वाला जहाज कैसे डूब गया। जांच में एक चौंकाने वाली बात सामने आई। टाइटैनिक से सिर्फ 30 किलोमीटर दूर SS कैलिफोर्नियन मौजूद था। अगर उसका रेडियो चालू होता तो शायद वह उस समय मदद पहुंचा सकता था।
कैलिफोर्नियन के क्रू ने आसमान में फ्लेयर्स भी देखे थे, लेकिन उन्होंने स्थिति की गंभीरता नहीं समझी। यह इतिहास की सबसे बड़ी लापरवाहियों में से एक मानी जाती है। दुर्घटना के बाद दशकों तक लोग टाइटैनिक का मलबा खोजते रहे, लेकिन अटलांटिक महासागर ने उसे अपनी गहराइयों में छुपा रखा था। आखिरकार 1985 में अमेरिकी ओशनोग्राफर रॉबर्ट बेलार्ड ने टाइटैनिक के मलबे को खोज निकाला। जहाज 2 हिस्सों में टूटा हुआ पड़ा था। उसका अगला हिस्सा काफ़ी हद तक सही हालत में था, जबकि पिछला हिस्सा पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। जांच में पता चला कि जहाज में इस्तेमाल किए गए कुछ रिवेट्स कमजोर कास्ट आयरन के थे। आइसबर्ग से टकराने पर यही रिवेट्स टूट गए और पानी तेजी से अंदर घुस गया। टाइटैनिक की दुर्घटना ने पूरी दुनिया को बदल दिया। इसके बाद समुद्री सुरक्षा नियमों में बड़े बदलाव किए गए। हर जहाज पर पर्याप्त लाइफ फोर्स रखना जरूरी कर दिया गया। वायरलेस रेडियो को 24 घंटे चालू रखना अनिवार्य बना दिया गया था। टाइटैनिक सिर्फ एक जहाज नहीं था, ये इंसानी घमंड, तकनीकी विश्वास और प्रकृति की ताकत का प्रतीक बन गया था। आज भी टाइटैनिक की कहानी सुनकर लोगों की आंखें नम हो जाती हैं। ये सिर्फ एक दुर्घटना नहीं, बल्कि हजारों सपनों के टूटने की कहानी थी। समुद्र की गहराइयों में आज भी टाइटैनिक का मलबा मौजूद है। धीरे धीरे वह खत्म होता जा रहा है, लेकिन उसकी कहानी शायद कभी खत्म नहीं होगी।